इस वीडियो में हम लोग ब्रिटिश भारत का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा है, इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन को कवर करेंगे। और ये वीडियो सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो शुरू करते हैं, आप लोगों को अंत तक बने रहना है। देखिए, पहला ही प्रश्न है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? अंग्रेजी शासन का प्रभाव सबसे अधिक जो पड़ा था, वो पड़ा था आर्थिक क्षेत्र में। और आर्थिक क्षेत्र देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक में है ब्रिटिश उपनिवेशवाद का चरण, और सूची दो में इसकी विशेषता है। तो सूची एक को सूची दो से मिलान करते हैं। इसमें है वाणिज्यिक चरण, जो कि 1757 से 1813 तक हुआ था। इसकी जो मुख्य विशेषता था, एकाधिपत्य व्यापार पर प्रत्यक्ष विनियोग का काल, जो कि क्रम संख्या की एक में है, तो इसके सामने एक हो जाएगा। उसके बाद है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति 1813 से लेकर 1860 के बीच का जो टाइम पीरियड है, ये औद्योगिक चरण था, जिसके की मुख्य विशेषता था मुक्त व्यापार का शासनकाल। और ये क्रम संख्या की बात करें दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर दो हो जाएगा। और है वित्तीय पूंजीवाद। वित्तीय पूंजीवाद 1860 से 1947 में, जो क्रम संख्या की बात करें तीसरे स्थान पर है, तो यह इसके सामने तीन हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सीरीज बना 1, 2 और 3, और 1, 2, 3 देखिए ऑप्शन ए में ही है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? यह है प्लासी का युद्ध के पश्चात। और प्लासी का युद्ध ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? यानी प्रश्न पूछा गया, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? तो इसमें है जो है दहसाला व्यवस्था, इसको नहीं अपनाया गया था। दहसाला व्यवस्था ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? भारत में प्रथम रेल लाइन जो बिछवाई थी, वो जॉर्ज क्लार्क ने। और जॉर्ज क्लार्क जो देखिए ऑप्शन सी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत से ब्रिटिश की ओर संपत्ति के अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यानी सीधा सा प्रश्न पूछा गया है, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत वो किसने दिया था? ये जो दिया है दादा भाई नेरोजी ने। और दादा भाई नेरोजी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है, तो इस प्रश्न का सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वह किसके बीच थी? प्रश्न दिया गया 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वो किसके बीच थी? भारत में पहली बार जो टेलीग्राफ शुरू हुआ वो 1853 में हुआ, और वो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू करवाया। ये जो शुरू करवाया गया था कलकत्ता और आगरा के बीच में। और यहाँ पर ऑप्शन डी में है कलकत्ता और आगरा, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किससे अधिक लाभ प्राप्त किया? भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो वो जमींदारों ने। और यहाँ जमींदार देखिए ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? भारत में सबसे पहले सूती मिल स्थापित जो किया गया था, ये मुंबई में। और मुंबई देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषक के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? ये प्रश्न यानी प्रश्न पूछा गया, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था है, और इस भू राजस्व व्यवस्था में कौन सा कृषकों के हित में अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो ये जो कृषकों के बारे में जो सुरक्षा अधिक प्रदान करती थी, वो है मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, जो कि ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त
यानी बंगाल और बिहार में जो अस्थाई बंदोबस्त, इसी को बोला जाता है इस्तमरारी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट की शुरू किया था। यानी प्रश्न जो पूछा गया है, बंगाल और बिहार के अंदर अस्थाई बंदोबस्त या इसी का अन्य नाम है इस्तमरारी बंदोबस्त या इसी का अन्य नाम है परमानेंट सेटलमेंट, इसकी जो शुरुआत किया था बंगाल और बिहार में वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया? ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। 1793 देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू किया गया था 1820 में, और 1820 ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा जो लागू किया गया था वो 1822 में, और 1822 देखिए ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उसमें शामिल है। अस्थाई बंदोबस्त किन किन क्षेत्रों में लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया गया था वो बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, मद्रास के उत्तरी जिले में और बनारस में। तो इस तरह से ये जो 5 ऑप्शन है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिला और बनारस, इन सभी क्षेत्रों में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। ये पांचों जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी में है, 1 2 3 4 5। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? यानी अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र जो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ध्यान रखिएगा, अफीम उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र था वो बिहार था, और बिहार देखिए ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी था। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का उत्तरदायी जो था वो मुख्य रूप से था ब्रिटेन में निर्यात करने वाले माल का उच्च तटकर, तटकर यानी ये आयकर बोल सकते हैं, कर, टैक्स। ब्रिटेन के निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, तट ये कर हो गया, टैक्स हो गया। तो ये जो ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण, नील दर्पण पुस्तक जो लिखी गई है नील कृषकों की दुर्दशा पर, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, नील कृषकों पर दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के जो लेखक हैं वो दीनबंधु मित्र हैं, और दीनबंधु मित्र देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम कहवा का बागान कहाँ पर लगाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, कहवा का जो बागान लगाया गया था वो सर्वप्रथम वायनाड जनपद में लगाया था, वायनाड जनपद, जो कि ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? प्रश्न दिया गया, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किया था, वो किया था दादा भाई नेरोजी ने, आर्थिक दोहन। जो ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? भारत में जो पहली बार जनगणना हुआ था, यानी प्रथम बार जो जनगणना हुआ था, प्रथम जनगणना हुआ था, ये हुआ था 1872 में, और ये जो हुआ था प्रथम जनगणना ये हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और लॉर्ड मेयो देखिए ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? सर टॉमस मुनरो की किस भू राजस्व बंदोबस्त से ये संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है इसी से संबंधित है सर टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी बंदोबस्त ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किस नगरों के बीच हुई थी? भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम बार जो रेलवे लाइन का निर्माण जो कार्य शुरू हुआ था ये मुंबई से थाने, यानी निर्माण चला था ये रेल
भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में मुंबई से थाने के बीच यहीं पर चला भी था। पहली बार ट्रेन 1853 में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रचार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों का आवश्यकता, जो कि ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे लगान यानी भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे लगान यानी भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? वह 89%। 89% यानी 89% ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू किया गया था वो क्षेत्र थे मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग, जो कि 1 2 3 4 5 चारों ही सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1 2 3 4 5 सभी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था के प्रवर्तक, उत्तरी भारत में भूमि व्यवस्था का प्रवर्तक जो है यानी द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया किसे कहा जाता है? उत्तरी भारत में भूमि व्यवस्था का प्रवर्तक जो कहा जाता है वो मार्टिन बर्ड को कहा जाता है। और मार्टिन बर्ड देखिए ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी। ये जो व्यवस्था थी इसको कहा जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है भारत में उपनिवेशी काल में हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य था। भारत के उपनिवेशी काल में हिटली आयोग जो बना था 1929 में, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थिति पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक जो था वो बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। और अवध कॉमर्शियल बैंक देखिए ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो लागू किया गया था वो था मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित हुआ था इल्बर्ट बिल। इस इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना, जो कि ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। यह सूची एक तरफ में और दूसरी तरफ में सूची 2 है। सूची 1 में है बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, तो ये जो है सही इसका मिलान होगा जागीरदारी प्रणाली, जो कि क्रम संख्या की बात करें तो पहले स्थान पर, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। दूसरा है मालगुजारी के इजारेदार अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, जो क्रम की बात करें तो ये जमींदारी प्रणाली से संबंधित है, जो कि क्रम संख्या की बात करें चौथे स्थान पर, यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद है उप किराएदारी पर देने गिरवी रखने
या स्थानांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि जो हुआ करता था उसको रैयतवाड़ी प्रणाली के अंदर रखा जाता था। और रैयतवाड़ी प्रणाली देखिए क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद है ग्राम्य स्तर पर की गई भूमि राजस्व बंदोबस्त। ये जो है क्रम की बात करें महलवाड़ी प्रणाली के अंदर आता है, तो ये तीसरे स्थान पर, तो ये 3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, यानी सीरियल जो बना 1423 1423 देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। और भारी उद्योगों का अभाव ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए सुरक्षित रखा गया। तो ये है प्रश्न, एक बार फिर से समझ लेते हैं। प्रश्न दिया गया था कि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किसी वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया। तो ये जो वस्तु था ये मुख्य रूप से वस्तु चाय था, और चाय देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से जो समाप्त किया गया था वो था 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त जो 1793 के अंतर्गत जमींदारों की अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे, अनेक जमींदारों में पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण थे। इसका जो मुख्य कारण था वो था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अस्थाई बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे अस्थाई बंदोबस्त कहा गया। दूसरा कथन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकारों ने रैयतों से लगान निश्चित किया, इस कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। तीसरा है, महलवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महल यानी जागीर का एक भाग जो होता था इसके अनुसार निश्चित किया गया, इसलिए इसे इस व्यवस्था को महलवाड़ी व्यवस्था कहलाई थी। ये तीनों जो कथन है, तीनों कथन बिल्कुल सही है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी 1 2 3। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 के अंदर में भू राजस्व व्यवस्था है और सूची 2 में संबंधित व्यक्ति है। इसमें देखिए सूची 1 में जो भू राजस्व व्यवस्था है इसमें पहला है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त से जो संबंधित है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉन शोर। तो क्रम संख्या 1 में है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर में कैप्टन रीड थे, टॉमस मुनरो थे और एली फिंस्टन, जो कि क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर, यहाँ पर 2 हो जाएगा। महलवाड़ी व्यवस्था जो है इसके अंदर हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड थे, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 1 2 3 यानी 1 2 3 1 2 3 देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महलवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल है, यानी महलवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी वो क्षेत्र कौन कौन सा है। तो वो जो क्षेत्र है गंगा घाटी है, दोआब के उत्तर पश्चिम प्रांत है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, मध्य भारत के कुछ भाग है, साथ में मराठाओं के अधिकृत प्रदेश और पांचवा है पंजाब। इन पांचों क्षेत्रों में महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया। तो ये जो है कि ऑप्शन डी में है 1 2 3 4 5, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में है काश्तकारी अधिनियम और सूची 2 में इससे संबंधित वर्ष।
पहला है बंगाल काश्तकारी अधिनियम। बंगाल काश्तकारी जो अधिनियम लागू हुआ थी 1885 में, और 1885 देखिए क्रम संख्या की बात करें तो पहले स्थान पर है, तो ये एक हो जाएगा। अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक, ये जो है 1886 में लागू हुआ था, इसके सामने दो हो जाएगा। उसके बाद है दक्कन काश्तकारी अधिनियम, ये 1879 में लागू हुआ था, तो 1879 तीसरे स्थान पर, तो तीन के सामने हो जाएगा। उसके बाद है मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक, ये 1883 में, तो इसके सामने चार हो जाएगा। तो ये जो सीरीज बना 1 2 3 4, और 1 2 3 4 देखिए ऑप्शन एक में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? तो ये जो शिक्षा का माध्यम हुआ ये अंग्रेजी हुआ, जो कि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाअधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा को ही महाअधिकार पत्र कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो वुड घोषणा पत्र को। और वुड घोषणा पत्र 1854 में ही लागू हुआ था, तो वुड घोषणा पत्र 1854 ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? तो प्राथमिक शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा कहा गया, इसके लिए 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया था, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रस्तुत किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है शिक्षा से संबंधित आयोग और समिति की पहचान करें, यानी कौन सा ऐसा आयोग है जो शिक्षा से संबंधित यह समिति है? हार्टोग आयोग 1929 में लाया गया, तो ये भी शिक्षा से संबंधित है। लिंड से आयोग जो कि 1929 में लाया गया, ये भी शिक्षा से संबंधित है। सुप्रू आयोग सुप्रू समिति, ये 1934 में लाया गया, तो ये भी शिक्षा से संबंधित है। और चौथा है सर्जेंट योजना, ये भी 1944 में आया था और शिक्षा से संबंधित है। इस इस तरह से ये जो चारों है, चारों शिक्षा से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचे? ये किस सिद्धांत का था? तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत अधोमुखी निश्चयनंदन सिद्धांत, जो कि ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स ग्रांड को। और चार्ल्स ग्रांड देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817, जो कि पश्चात पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की थी? यानी हिंदू कॉलेज कलकत्ता जिसकी स्थापना हुई थी 1817 में, और इस कॉलेज के अंदर में कोई विशेष धार्मिक शिक्षा का कोई संबंध नहीं था। इसकी स्थापना किया था डेविड हेयर ने। और डेविड हेयर देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन का कारण था। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन का जो कारण था, वो कारण था अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, ये भी सही कारण है। अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, ये भी सही कारण है। इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर लगाना, तो इस तरह से ये चारों जो ऑप्शन है, ये चारों सही आंसर है दस्तकारी उद्योग के पतन का कारण, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में अनौद्योगिकरण या पाक औद्योगिकरण की अवधि है। भारत में अनौद्योगिकरण या पाक औद्योगिकरण की जो अवधि है वो 1800 से 1850 है। 1800 से 1850 ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई?
भारत में आधुनिक उद्योगों की जो शुरुआत हुई यानी आरंभ हुई वो 1850 में, और 1850 ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय बुनकरों की दयनीय हालात पर भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफेद हो गई। ये किसने किया था? ये जो मैंने ये जो कथन इन्होंने कहा था, ये कहा था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, और लॉर्ड विलियम बेंटिक देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बेप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्समैन, विलियम कैरी एवं विलियम वार्डरे ने श्री रामपुर या श्री रामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्री रामपुर त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। यह श्री रामपुर स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है पश्चिम बंगाल में, और बंगाल देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे के निर्माण का कारण था? भारत में रेलवे के निर्माण का कारण था ब्रिटिश उद्योगों में उत्पत्ति, वस्तुओं को तेजी की खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत में विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति। ये बिल्कुल सही था। दूसरा है, विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्रों के आबंध करना, ये भी सही है। तीसरा है, आंतरिक विद्रोह वो बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन। तो ये तीनों जो कथन है वो क्या है? बिल्कुल सही है। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत यानी जननी की संज्ञा दी? ये कार्ल मार्क्स ने जो है भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत कहा। कार्ल मार्क्स देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई? पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई थी रिसरा, जो पश्चिम बंगाल के अंदर है। रिसरा पश्चिम बंगाल ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी बिहार में, और बिहार देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों को छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। किसने कहा था? ये कहा था बुकानन ने, और बुकानन ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था, पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका? ये कथन है सी आर दत्त का, और देखिए सी आर दत्त जो है वो ऑप्शन ए में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़कर गिरा देती है। यह उक्ति किसकी है? यह जो उक्ति है, ये उक्ति है जॉन सुलिवान का, और जॉन सुलिवान ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? यानी प्रश्न जो पूछा गया, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित बात कही गई थी? ये जो अधिवेशन था 1931 का कराची अधिवेशन, कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन जो ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो मार्च 1931 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और सरदार वल्लभ भाई पटेल देखिए ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। सूची एक में है अकाल से संबंधित आयोग, और सूची दो में है उससे संबंधित गवर्नर जनरल। पहला स्ट्रेची आयोग, जिसका गठन 1880 में हुआ था, और ये जो है लॉर्ड लिटन से संबंधित है। लॉर्ड लिटन देखिए क्रम संख्या में एक पहले स्थान पर, इसके सामने एक हो जाएगा।
लियाल आयोग जिसका स्थापना 1857 में हुआ, 97 में हुआ था, 1897 में। ये जो है लॉर्ड एल्गिन से संबंधित, और लॉर्ड एल्गिन क्रम की संख्या की बात करें दूसरे स्थान पे तो इसके सामने 2 हो जाएगा। मैक मैकडोनल आयोग, मैकडोनल आयोग जो 1900 में बना था, इनका संबंध है लॉर्ड कर्जन से, और ये क्रम की बात करें तीसरे स्थान पे तो इसके सामने 3 हो जाएगा। उसके बाद है वुड हेड आयोग जो 1943-44 में बना था, और इसका जो गठन किया गया था लॉर्ड वेबल के समय में। लॉर्ड वेबल देखिए क्रम की बात करें चौथे स्थान पर है। तो इस तरह से जो सीरीज बनेगा 1 2 3 4, और 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 20वीं सदी के पूर्वार्ध में, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल जो 1942-43 में पड़ा था कहाँ पर? तो 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जो भीषणतम अकाल पड़ा था 1942-43 में, ये पड़ा था बंगाल में, और बंगाल ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग धंधे विकसित हुए? ब्रिटिश काल में जो उद्योग धंधा विकसित हुआ, इसके अंदर जूट उद्योग है, कोयला भी है, लोहा इस्पात है, मशीन पुर्जे है, और सूती कपड़े हैं। इन सभी चीजों का जो उद्योग धंधे का विकसित हुआ ब्रिटिश काल में ही हुआ। तो इस तरह से ये पांचों जो है 1 2 3 4 4 5 ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे। 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष जो बनाए गए थे, इसके अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया? अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया? ये प्रचारित 1883 में किया था। 1883 देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? भारत में विकेंद्रीकरण का जो शुरुआत हुआ था वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, और लॉर्ड मेयो देखिए ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट का जो आरंभ हुआ, अलग से प्रारंभ हुआ, ये हुआ 1925 में। 1925 ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? ये 1833 में, और 1833 देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं रमेश चंद्र दत्त, और रमेश चंद्र दत्त देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम जो प्रारंभ हुआ था ये 1913 में, और 1913 ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, ये कथन जो है ये कथन है कार्ल मार्क्स का, और कार्ल मार्क्स ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दादा भाई नेरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी। यानी प्रश्न है दादा भाई नेरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी, ये किस सिद्धांत पर? तो ये है धन का निकास, जो कि ऑप्शन ए सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? यह कथन जो है ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक है दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थविदों में शामिल है, भारतीय अर्थविदों में जो शामिल है वो है दादा भाई नेरोजी है, सी आर दत्त है, एम जी रानाडे है, डी एन गॉडगिल है, गोपाल कृष्ण गोखले है और के टी साई, यानी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का जो गठन हुआ वो 1916 में हुआ था, और 1916 देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? पहला औद्योगिक सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वो 1907 ईस्वी में, और 1907 देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष थे एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली शब्द का प्रयोग किया? अन ब्रिटिश पदावली का जो प्रयोग किया था वो दादा भाई नेरोजी ने किया था, जो कि ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश जनरल के समय में बिछाई गई थी? ये लॉर्ड डलहौजी है, और लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? यानी प्रश्न जो पूछा गया इनमें से कौन सा एक ब्रिटिश कौन भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? तो ये भारतीय सामंतवाद का विनाश जो है ये भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? यानी प्रश्न है, 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? तो ये जो है यह मुक्त व्यापार नीति, फ्री ट्रेड पॉलिसी, जो ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दादा भाई नेरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी शब्द को निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? ये जो परिभाषित करता है ये है, भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा है, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता है, जो ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में उपनिवेशी शासन में होम चार्जेज दोहन भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में कौन सी निधि या निधियां होम चेंजेज की संगठन थी? ये जो संगठन थी, लंदन में इंडिया ऑफिस में भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली विधि, ये तो थी। दूसरा है, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये भी थी। भारत के बाहर हुए युद्ध को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली निधि, ये भी थी। इस तरह से ये तीनों ही निधि इसमें सम्मिलित था, तो ये प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के कथन पर विचार करना। पहला कथन है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, सरकार रैयतों को पट्टे देती थी, ये भी सही है। तीसरा कथन है, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी सही है। इस तरह से ये तीनों ही कथन क्या है, सही है, और तीनों देखिए ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन है दादा भाई नेरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन की थी। इसके अंदर में भारतीय दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि क्या देन थी, वो था कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ये बिल्कुल सही था। और उन्होंने भारतीय ग्रंथों की व्याख्या कर भारतीयों की आत्मविश्वास को जगाया। ये गलत है, ये इससे संबंधित मेल नहीं खा रहा है। उसके बाद है उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता को सर्वोपरि जोर दिया। ये भी गलत। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी केवल एक सही है। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय का जो व्यापारिक अधिकार खो दिया वो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 का चार्टर एक्ट ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आज हम लोगों ने बेहद ही आसानी के साथ कुल मिला के ये एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि ब्रिटिश भारत से संबंधित था, हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर किया। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग केवल इतना काम कीजिए कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, और यूट्यूब चैनल पर सुमन क्लासेस पर आप बिल्कुल नए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जाते जाते एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में करते जाइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।